1945 ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। इस वक्त दुनिया भर में कई ममालिक एक दूसरे से लड़ रहे थे और इन्हीं मुल्कों में एक जापान भी था जहां कई मुल्कों में जंग खत्म हो चुकी थी। उस वक्त जापान का बादशाह हिरोहितो हार मानने को तैयार नहीं था और इस दौरान अमेरिका ने धमकी देते हुए जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए, जिससे जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी एक ही पल में राख के ढेर बन गए और जापान की इकोनॉमी भी बुरी तरह से गिर गई। अब दुनिया को लगा कि जापान दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन इतनी तबाही होने के बावजूद 1964 में जापान ने अपनी बुलेट ट्रेन लॉन्च की। 1965 में दुनिया के लिए ओलंपिक्स होस्ट किए और फिर कुछ ही सालों में जापानीज कंपनीज भी दुनिया भर में फेमस होने लगी और इस दौरान जापान की इकोनॉमी में इतना बड़ा बूस्ट देखने को मिला कि 1970 आते तक जापान की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। और आज जापान अपने एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी के मामले में इतना डिसिप्लिन और एडवांस हो चुका है कि वो बाकी दुनिया से कई सालों आगे जी रहा है। लेकिन आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जो कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और जहाँ नेचुरल डिजास्टर जैसे बड़े बड़े खतरे हर पल सर पे मंडलाते हैं, वहाँ इतनी डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल हुई? आइए दोस्तों जानते हैं जापान की तरक्की की एक अनोखी दास्तान आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 1945 में, जब अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए। तब जापान ने सरेंडर किया और अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया। तब अमेरिकन जनरल मैक आर्थर जापान का रूलर बना। अब अमेरिका चाहता था कि जापान को पीसफुल और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए ताकि जापान दोबारा किसी जंग का हिस्सा न बने। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी थी जहाँ आर्मी और दूसरी फोर्सेज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। जापान की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी। लोग इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुके थे कि वो अपने एम्पीरियर हिरोहितो को अपना गॉड मानते थे। वॉर के बाद सोशल इश्यूज बहुत बढ़ गए, लोगों का ट्रस्ट टूट गया था, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सोसाइटी बिल्कुल डिप्रेस्ड थी। अब अगर जापान को पीसफुल और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना ही था तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी था। सबसे पहले तो अमेरिका ने जापान की आर्मी को खत्म करना शुरू किया और वो कंपनीज भी बंद की जो जापानीज आर्मी को सपोर्ट करती थी। फिर 3 मई 1947 को जापान में नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, जिसके आर्टिकल 9 में क्लियरली लिखा होता है कि जापान किसी भी मुल्क पर कभी हमला नहीं करेगा और आर्मी भी नहीं बनाएगा। पहले जापान के बादशाह के पास बहुत ज्यादा ताकत होती थी, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद इम्पीरियर हिरोहितो सिर्फ नाम का ही बादशाह रह गया था। उसके पास हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं रहा। अब लोगों को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम मिल चुकी थी। अब सिर्फ लोगों को इस सब के बारे में एजुकेट करना था। लेकिन 1947 के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जिससे अमेरिका और यूएसएसआर में टेंशन काफी बढ़ गई। ऊपर से चाइना और सोवियत यूनियन में भी कम्युनिस्ट ताकत मजबूत होने लगी। अमेरिका को अब लगा कि ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म फैल रहा है और इस कम्युनिज्म को रोकने के लिए अमेरिका ने सोचा कि जापान को कमजोर रखने की बजाय स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि वो अमेरिका का इत्तेहादी बने और इस कम्युनिज्म को रोकने में हमारा साथ दे। अब ये सब देखते हुए अमेरिका ने जो जापान पर पॉलिसियां लगाई थी उन्हें अमेरिका ने खुद ही बदलना शुरू कर दिया। पहले पॉलिसियां ये थी कि जापान ने जंग शुरू की है, इसलिए उसे इतना कमजोर बना दो कि वो दोबारा कभी कोई जंग न कर सके। जिन जापानीज लीडर ने जंग में जुल्म किया उन्हें सजा दी जाएगी। डेमोक्रेसी के लिए मजदूरों को यूनियन बनाने का हक दिया गया ताकि वो अपने हकूक मांग सकें। बड़े बड़े जापानीज बिजनेस ग्रुप को तोड़ दिया गया ताकि कोई भी पावरफुल इंसान दोबारा जापान को जंग की तरफ ना ले जाए। हर तरह से कोशिश की जा रही थी कि जापान नेचुरल रहे और किसी भी तरह की जंग का हिस्सा ना बने। लेकिन अब अमेरिका चाहता था कि जापान को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ एशिया में अमेरिका का पार्टनर बन सके। वॉर क्रिमिनल्स जो एंटी कम्युनिस्ट थे उनको छोड़ दिया गया ताकि वो जापान की गवर्नमेंट में रहकर अमेरिका की मदद कर सकें। अमेरिका ने देखा कि ज्यादा स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कम्युनिस्ट इसका फायदा उठा रहे हैं, तो अमेरिका ने स्ट्राइक्स और यूनियन पर पाबंदी लगा दी। बिजनेसमैन की भी मदद करना शुरू की ताकि जापान की इकोनॉमी दोबारा स्ट्रॉन्ग हो। इसके अलावा पहले अमेरिका ने जापान की आर्मी खत्म कर दी थी और नई आर्मी भी नहीं बनाने दी, लेकिन अब इस बात की इजाजत दी गई कि जापान अपने लिए सेल्फ डिफेंस फोर्स रख सकता है। यानी पहले अमेरिका ने जापान को कमजोर बनाया, लेकिन जब कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का खतरा बढ़ गया तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी रिवर्स कर दी और जापान को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने का सोचा ताकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका का साथी बन सके। और इसी दौरान 1950 में कोरियन वॉर छिड़ गई। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया को आर्जी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया था। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के कंट्रोल में और साउथ कोरिया यूएस के कंट्रोल में था। और एक दिन नॉर्थ कोरिया ने मौका देखते हुए साउथ कोरिया की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका भी इस जंग में
में एंटर हुआ और यूनाइटेड नेशन की फौज की क़यादत करते हुए नॉर्थ कोरिया की आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर किया। और इसी बढ़ती हुई सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने जापान के साथ अपना रिलेशन बेहतर बनाने का सोचा। और फिर 8 सितंबर 1951 को अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में कई मुल्कों के दरमियान सान फ्रांसिस्को नाम की एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसका मकसद अमन कायम करना था। और इस ट्रीटी में जापान ने जंग की जिम्मेदारी कबूल की। जापान ने कुछ मुल्कों को जंग के नुकसान का मुआवजा देना भी कबूल किया और जापान ने कोरिया, ताइवान जैसे कुछ इलाके भी छोड़ दिए। बदले में अमेरिका ने भी जो जापान पर कब्जा कर रखा था वो छोड़ दिया और जापान को आजाद कर दिया। इसी के साथ अमेरिका ने स्पेशल सिक्योरिटी मुआहिदा भी किया, जिससे अमेरिका को जापान में मिलिट्री बेसिस मिल गए। अब जापान के लिए ये सब किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था। तो बस जापान की लीडरशिप और सारी जापानीज कौम ने मिलकर जापान को डेवलप करने में दिन रात एक कर दिए। अब जंग कोरिया में हो रही थी, लेकिन अमेरिका ने जापान में अपने मिलिट्री बेसिस बनाए। अमेरिका ने कोरियन वॉर के लिए वेपन्स, यूनिफॉर्म, व्हीकल्स, मशीन्स सब जापान से खरीदा। इसके अलावा भी जंग का सामान, फूड, मेडिकल सप्लाईज सब कुछ यही जापान से खरीदना शुरू किया। और इस सब के लिए अमेरिका ने $3.4 बिलियन जापान में खर्च किए। इसके अलावा जापान को $2.2 बिलियन की एड भी दी गई, फूड, मेडिसिन, रिकंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज चलाने के लिए, जिससे जापान की बंद फैक्ट्रीज दोबारा चल पड़ी, लोगों को रोजगार मिला, इकोनॉमी ग्रो होने लगी। इसके अलावा जंग का सामान बनाने के लिए जापान को नए टूल्स और टेक्नोलॉजी भी मिली और वॉर के बाद यही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज हुई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने में। 1953 में कोरियन वॉर तो रुक गई, लेकिन इस दौरान जापान की एक्सपोर्ट इकोनॉमी बढ़ गई। दुनिया ने देखा कि जापान अब जंग नहीं करता और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कई कंट्रीज ने जापान के साथ अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू किया। इसी वजह से जापान की कई कंपनीज सोनी, टोयोटा, होंडा दुनिया भर में काफी फेमस भी हुई और यही वो दौर था जब जापान की इकोनॉमी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ जापानीज लीडर के बेस्ट डिसीजन लेने से। अमेरिका ने तो जापान में अपने मिलिट्री बेसिस बनाकर उसे प्रोटेक्ट किया और फिर जापानीज लीडर ने अमेरिका से आने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर स्पेंड किया, जिससे टाइम गुजरने के साथ साथ काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा जापानीज कौम की एक काइजन फिलोसफी है जिसने जापान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसमें काई यानी तब्दीली, जिन यानी बेहतरी, मतलब छोटी छोटी तब्दीलियां जो मसलसल बेहतरी लाएं। इस फिलोसफी को जापान के हर स्कूल, इंडस्ट्री, ऑफिस, हॉस्पिटल में लोगों ने फॉलो किया। इसका मकसद था कि हर इंसान हर रोज अपने काम को बेहतर बनाए, अपने आसपास के माहौल और सिस्टम में सुधार लाए और टीम वर्क, डिसिप्लिन और मेहनत से आगे बढ़े। इसी वजह से काम के दौरान गलतियां कम हुई, जिससे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वेस्ट होने से बचे, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। और आज भी लोग जापान में इसी काइजन फिलोसफी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इसी वजह से जापान का हर इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो या कोई मुलाजमत करने वाला एम्प्लॉय, सबके ख्यालात और आइडिया को इम्पोर्टेंट समझा जाता है। लीडर्स और वर्कर्स मिलकर टीम वर्क के साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस सबसे वर्क कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जापान की लीडरशिप ने इस काइजन फिलोसफी को जापानीज कौम के कल्चर का हिस्सा बना दिया था। जापान की गवर्नमेंट और लीडर्स ने जापान को डेवलप करने में कोई कसर न छोड़ी थी, लेकिन अभी भी जापान को कुछ नेचुरल डिजास्टर, सुनामी, अर्थक्वेक और एक्टिव वोल्केनो जैसे बड़े खतरों से उलझना था। जापान में खतरनाक किस्म के अर्थक्वेक, 100 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस और अक्सर सुनामी देखने को मिलती हैं और इन सब की वजह जापान की अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन है। यह है दुनिया भर की टेक्टोनिक प्लेट का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेटल से बनती है। अर्थ के कोर में जो हीट जनरेट होती है उससे कन्वेक्शन करंट्स निकलते हैं, जिनसे ये टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे हिलती रहती हैं। टोटल 16 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो धीरे धीरे मूव करती रहती हैं और जब ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो तब अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। अब ये अर्थक्वेक दुनिया भर के कई मुल्कों में आते रहते हैं, लेकिन जापान में इनकी शिद्दत ज्यादा होने की वजह यह है कि जापान जिस लोकेशन पर मौजूद है वहाँ 4 टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं। पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और पैसिफिक प्लेट में एक खास बात है कि यहाँ सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। इस पैसिफिक प्लेट को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। जो कंट्रीज इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर मौजूद होती हैं वहाँ अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन जो कंट्रीज इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होती हैं वहाँ अर्थक्वेक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ अर्थक्वेक नहीं आते, असल में ये
टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो इनकी बाउंड्रीज पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और ये फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस के साथ कम हो जाती है। लेकिन कभी कभार इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से इनके पास समुद्र में गहरे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें ट्रेंच कहा जाता है। समुद्र के जिन हिस्सों में ये ट्रेंच मौजूद होते हैं वहाँ समुद्र काफी गहरा हो जाता है और जापान के बगल में भी समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर भी समुद्र 8.4 किलोमीटर तक गहरा है और यहीं पर मौजूद है रिंग ऑफ फायर दी पैसिफिक प्लेट, जहाँ सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं और खतरनाक किस्म की सुनामी देखने को मिलती है। 2011 के तुहुको सुनामी ने 15,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। अब जापान ने इन सब से बचने के लिए दुनिया के सबसे फास्टेस्ट वार्निंग सिस्टम बनाए हैं जिनसे लोगों को सिर्फ 10 से 30 सेकंड में मोबाइल, टीवी, रेडियो और लाउड स्पीकर वगैरह से वार्निंग दी जाती है। वार्निंग के बाद लोग तुरंत सेफ एरिया में मूव हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग, ब्रिज और रोड्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये अर्थक्वेक के शॉक्स और वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करके उनके असर को कम कर सकें। इसके अलावा सुनामी से बचने के लिए भी जापान ने कई तरीके अपनाए हैं, जैसे बहुत से दरख्तों की प्लांटेशन करना जिनसे सुनामी की ताकत को कम किया जा सके। पत्थरों की लंबी लंबी कोस्टल डाइक बनाई गई हैं जो कुछ ऐसी दिखती हैं। इन्हें बनाना तो काफी महंगा पड़ता है लेकिन सुनामी के इम्पैक्ट को कम करने में काफी सक्सेसफुल रहती हैं। इसके अलावा जिन जगहों पर ज्यादा लोग रहते हैं और इवैक्यूएशन का ज्यादा टाइम नहीं है वहाँ इवैक्यूएशन टावर बनाए गए हैं। जापान में कंटिन्यूसली वोल्केनो की मॉनिटरिंग की जाती है। साइंटिस्ट टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट का रियल टाइम रिकॉर्ड रखते हैं ताकि किसी भी किस्म के खतरे की फौरी तौर पर आगाही की जा सके। दोस्तों, जापान की कहानी सिर्फ एक मुल्क की तरक्की की कहानी नहीं, ये एक मिसाल है कि चाहे कितनी भी तबाही क्यों न हो, अगर हिम्मत, डिसिप्लिन और प्लानिंग हो तो कोई भी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। सोचो, जिस जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई थी, उसी जापान की इकोनॉमी सिर्फ 20 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। ये कोई जादू नहीं, सिर्फ 3 चीजों का नतीजा था: मेहनत, टीम वर्क और मसलसल बेहतरी। अगर एक तबाह हुआ मुल्क दोबारा उठकर चलना सीख सकता है तो हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से क्यों नहीं निकल सकते। बात सिर्फ एक जज्बे की है और जब आपके अंदर वो जज्बा जाग गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लाओ। हर दिन अपना काम, अपनी सोच और अपने मकसद में छोटी छोटी बेहतरी लाओ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।